क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि लोग आपके चले जाने के बाद ही आपको अहमियत देना शुरू करते हैं? क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपको सबसे कम देखते हैं? दरअसल कार्ल युंग ने अनुपस्थिति की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में बात की थी और कैसे हमारी लगातार उपस्थिति हमारी अपनी पहचान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हो सकती है। अगर आपने कभी दूसरों को बहुत ज्यादा देने के बाद अदृश्य महसूस किया है या कभी खुद को प्राथमिकता न दिए जाने से थक गए हैं तो अंत तक मेरे साथ रहें। और अगर आपको यह समझ में आता है तो उपस्थिति, अनुपस्थिति और आत्म तोड़फोड़ पर इस गहन विश्लेषण के अगले भाग को याद न करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, जो युंग के अनुसार है। हम साथ मिलकर चलेंगे। परिचय और प्रासंगिकता। उपस्थिति एक उपहार है, लेकिन अनुपस्थिति एक क्रांति हो सकती है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पूर्ण उपलब्धता को मूल्य, स्नेह और निष्ठा के साथ भ्रमित किया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहना, चाहे काम पर, परिवार में या रिश्तों में, एक गुण है। सिर्फ इतना है कि कोई भी इसके मनोवैज्ञानिक मूल्य के बारे में बात नहीं करता है। कार्ल गुस्ताव युंग, स्विस मनोचिकित्सक और गहन मनोविज्ञान के जनक, इस मिथक को चुनौती देने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे। उनके लिए व्यक्तित्व की यात्रा, वास्तव में जो आप हैं वह बनने की प्रक्रिया, सीमा, अभाव और रणनीतिक वापसी की शक्ति को सीखना आवश्यक है। इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जुंग अत्यधिक उपलब्धता के बारे में क्या सोचते थे। हम यह समझेंगे कि हमेशा हाँ कहना अपने आप से पलायन कैसे हो सकता है, अपनी जरूरतों का सामना करने से बचने का एक तरीका कैसे हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यह पता लगाएंगे कि कम सुलभ बनने का साधारण कार्य आपकी आत्मसम्मान, आपकी ऊर्जा और दुनिया आपको कैसे देखती है को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है। अपनी ही कहानी को एक नए नज़र से देखने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ गहरी चिंतन और आवश्यक असुविधा है जो जंग द्वारा छाया, सीमाओं, व्यक्तिगतता और उपस्थिति के विरोधाभास के बारे में लाई गई बातों पर आधारित है। मूल अवधारणा की परिभाषा। अनुपलब्ध हो जाना का क्या अर्थ है? हम किसी साधु बनने, दुनिया से गायब होने या उदासीन रवैया अपनाने की बात नहीं कर रहे हैं। यह पहचानने की बात है कि आपकी उपस्थिति का मूल्य है और अत्यधिक उपलब्धता उस मूल्य को कम करने की प्रवृत्ति रखती है, दूसरों के लिए और स्वयं आपके लिए भी। युंग का तर्क था कि जब कोई व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है तो वह अनुमानित, स्पष्ट हो जाता है, और मानवीय अनुभव में जो स्पष्ट होता है उसे जल्द ही भुला दिया जाता है या कम करके आंका जाता है। व्यवहार में हम विरोधाभास का अनुभव करते हैं। जितना अधिक आप स्वयं को देते हैं, लोग आपके वास्तविक मूल्य को उतना ही कम समझते हैं। इस व्यवहार के पीछे अनुमोदन की एक अचेतन इच्छा, परित्याग का डर और अपनी ही एकाकीपन का सामना करने का गहरा भय है। युंग ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं, जिसमें यह अत्यधिक उपलब्धता भी शामिल है, वह अक्सर हमारी अपनी रिक्तियों का सामना करने से बचने के लिए काम आता है। रूपांतरणकारी अभाव की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि वापसी जब होशपूर्वक की जाती है, स्वार्थ नहीं है, बल्कि स्वयं और दूसरों के लिए सम्मान का कार्य है। यह व्यक्तिकरण की गति का आरंभ है, जहां हम नहीं कहना सीखते हैं, सीमाएं बनाते हैं और अंततः अपने आंतरिक स्थान पर कब्जा करते हैं। यह आपके लिए प्रासंगिक क्यों है? यदि आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा हमेशा क्षीण होती रहती है, कि लोग आपको तभी याद करते हैं जब उन्हें आवश्यकता होती है, या आपकी हाँ का मूल्य खो गया है, तो शायद आप उपलब्धता की युंगियन दुविधा का ठीक यही अनुभव कर रहे हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और स्वायत्तता से लेकर आपके रिश्तों की गुणवत्ता तक को प्रभावित करता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपको यह जानने से रोकता है कि आप वास्तव में कौन हैं, दूसरों की नजर और आवश्यकता के भार के बिना। आने वाले वीडियो में हम इस विषय में गहराई से उतरेंगे, इस पैटर्न के मनोवैज्ञानिक तंत्र, रोजमर्रा के उदाहरण, परिणाम और इस खेल को बदलने के लिए व्यावहारिक रास्तों की खोज करेंगे। अगर आप इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को
अभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है, और पूर्ण अनावरण को याद न करने के लिए सदस्यता लेना न भूलें। अगले अध्याय में हम विस्तार से बताएंगे कि यह तंत्र मन में कैसे स्थापित होता है और आप इसे स्वयं में पहचानना कैसे शुरू कर सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। मुख्य अवधारणा का गहन विश्लेषण, युंग के मनोविज्ञान में अनुपस्थिति की शक्ति। अब जब हम उपलब्धता की अवधारणा और यह कैसे हमारी पहचान को कमजोर कर सकती है को समझ गए हैं, तो युंग के मनोविज्ञान में गहराई से उतरने का समय है, ताकि यह समझा जा सके कि अनुपस्थिति या रणनीतिक रूप से पीछे हटने का कार्य व्यक्तिकरण की प्रक्रिया से कैसे जुड़ा हुआ है। जुंग ने मानव मन को एक जटिल चीज के रूप में देखा जो कई ताकतों के बीच विभाजित है, जो हमारे ध्यान और ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। उनके अनुसार मुख्य ताकतों में से एक अचेतन मन है, जहां वह छाया नामक चीज रहती है, हमारे अपने वे हिस्से जिन्हें हम स्वीकार नहीं करते हैं, जिन्हें हम दबाते हैं या जिनका सामना करने को हम तैयार नहीं हैं। छाया कुछ हद तक उन सब चीजों का प्रतिबिंब है जिन्हें हम अपने जीवन में स्वीकार या सामना नहीं करना चाहते हैं, चाहे वे आघात हों, डर हों या अधूरी इच्छाएं। जब हम दूसरों के लिए अत्यधिक उपलब्ध होते हैं तो हम अक्सर उस छाया से भाग रहे होते हैं, दूसरों की स्वीकृति से आंतरिक खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। युंग ने सुझाव दिया कि व्यक्तिकरण की प्रक्रिया यानी प्रामाणिक और एकीकृत स्व बनने का मार्ग छाया के साथ सामना करने की मांग करता है। इसके लिए पीछे हटने, उन सभी चीजों से अस्थायी अनुपस्थिति की आवश्यकता होती है जो हमें विचलित करती हैं, ताकि हम अंदर देख सकें और यह जान सकें कि हम दूसरों की अपेक्षाओं से परे कौन है। ये वापसी केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। हर समय दूसरों के लिए होने से रुकना और अपने लिए होना शुरू करना जरूरी है। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? आप वास्तव में कैसा महसूस करते हैं? इस अर्थ में अनुपस्थिति दूसरों का त्याग नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और उपचार के लिए ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करने का एक तरीका है। तंत्र और कार्यप्रणाली। अभाव मानवीय मानस और व्यवहार में कैसे प्रकट होता है? अब जब हम मूल अवधारणा को समझ गए हैं, तो आइए विश्लेषण करते हैं कि अभाव मनोवैज्ञानिक तंत्रों और मानवीय व्यवहार में कैसे प्रकट होता है। युंग सामूहिक अचेतन में वास करने वाले आद्य रूपों, छवियों और आकृतियों के बारे में बात करते थे। ये आद्य रूप जैसे कि नायक, छाया, ज्ञानी आदि केवल अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर सक्रिय शक्तियां हैं। वे हमारी पसंद, हमारे डर और हमारी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जब हम अभाव के बारे में बात करते हैं, तो युंगियन मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक एनिमस का मूल रूप है, जो हम में से प्रत्येक के भीतर स्त्री या पुरुष पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। यह मूल रूप हमें अपनी गैर स्पष्ट विशेषताओं को एकीकृत करने की चुनौती देता है। वे विशेषताएं जो हमारे पास नहीं हैं या जिन्हें हम नकारते हैं। एनिमस पुरुषों के मामले में या एनिमा महिलाओं के मामले में उन चीजों की अभिव्यक्तियां हैं जिन्हें हम अपने जीवन में नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारी समग्रता के लिए जिन्हें पहचाना जाना आवश्यक है। तो अनुपस्थिति इन आद्य रूपों को एकीकृत करने, छाया का सामना करने और मानस को ठीक होने और पूर्ण होने की अनुमति देने का एक अवसर है। लेकिन यह रोजमर्रा के व्यवहार में कैसे प्रकट होता है? कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहता है, हमेशा मदद करने के लिए तत्पर। जैसे जैसे उसकी पहचान दूसरों की अपेक्षाओं में घुलती जाती है, वह स्वयं को पहचानने की क्षमता खो बैठता है। यहाँ उस व्यक्ति के लिए दूरी बनाना और अपने वास्तविक स्वरूप को फिर से खोजना आवश्यक है। यह दूसरों को अनदेखा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आप को, अपनी जरूरतों को महसूस करने के लिए स्थान देने के बारे में है। व्यावहारिक उदाहरण और दृष्टांत। व्यवहार में अनुपस्थिति का क्या अर्थ हो सकता है? आइए इसे व्यावहारिक उदाहरणों से स्पष्ट करें। अतिकार्यभार।
एक व्यक्ति जो कार्यस्थल पर कभी ना नहीं कहता, हर परियोजना को स्वीकार करता है और 24 घंटे उपलब्ध रहता है, वह अक्सर अपनी ही असुरक्षा के साथ टकराव से बच रहा होता है। उसे लगता है कि उसका मूल्य उसकी उत्पादकता से जुड़ा हुआ है और उसकी अनुपस्थिति, सभी मांगों को पूरा न करना या उनके आगे न झुकना उसे महत्वहीन महसूस कराएगी। हालांकि ना कहना सीखकर और कुछ मांगों से दूर रहकर वह दूसरों के लिए जो करता है उससे परे अपने स्वयं के मूल्य को महसूस करना शुरू कर देता है। व्यक्तिगत संबंधों में अत्यधिक उपलब्धता असंतुलित रिश्ते उत्पन्न कर सकती है। जब हम हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हैं तो हम न केवल अपनी पहचान खो सकते हैं बल्कि निर्भरता की गतिशीलता भी बना सकते हैं। चिंतन और आत्म देखभाल के क्षणों की रणनीतिक अनुपस्थिति संतुलन को बहाल करने में मदद करती है, क्योंकि यह व्यक्ति को न केवल दूसरों की बल्कि अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं पर भी विचार करने की अनुमति देती है। मनन स्थान युंग द्वारा सुझाई गई सबसे गहन प्रथाओं में से एक थी मौन या अचेतन से जुड़ने के लिए बाहरी दुनिया से पीछे हटना। उनका मानना था कि आत्मनिरीक्षण वह क्षण जब हम दूसरों के लिए कार्य करना बंद कर देते हैं और अपने लिए कार्य करना शुरू करते हैं। उपचार के सबसे बड़े मार्गों में से एक था। एक दैनिक अभ्यास में यह अकेले समय बिताने, ध्यान करने या यहां तक कि सप्ताहांत के अवकाश जितना सरल हो सकता है। इन निवर्तनों का अभ्यास करके हम छाया का सामना करने, अपने सच्चे स्वरूप को खोजने और इसे एकीकृत करना शुरू करने के लिए आवश्यक स्थान बनाते हैं। अब जब आप समझ गए हैं कि अनुपस्थिति मानस और मानवीय व्यवहार में कैसे प्रकट होती है, तो आपको क्या लगता है कि इस चिंतन को अपने जीवन में लागू करना शुरू करने के बारे में क्या विचार है? अभी शुरू करें। एक कदम पीछे हटें और महसूस करें कि आप अपने सच्चे स्वरूप के लिए जगह कहां बना सकते हैं। और अगले वीडियो में हम अनुपस्थिति की इस आवश्यकता को अनदेखा करने के परिणामों और प्रभावों का पता लगाएंगे। यदि आपने यहां हमारी चर्चा से तादात्म्य स्थापित किया है तो भाग 3 देखना न भूलें, सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें। अनुपस्थिति को अनदेखा करने के नकारात्मक परिणाम। अब जब आपने अनुपस्थिति की अवधारणा और व्यक्तित्व प्रक्रिया के लिए रणनीतिक रूप से पीछे हटने के महत्व को समझ लिया है, तो आइए इसे अनदेखा करने और अत्यधिक उपलब्धता का जीवन बनाए रखने के परिणामों की जांच करें। कार्ल युंग का मानना था कि जब हम रुकने, चिंतन करने और बाहरी दबावों से दूर रहने की आवश्यकता को अनदेखा करते हैं, तो हम विभिन्न भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकृतियों के लिए एक उपजाऊ भूमि बनाते हैं। अत्यधिक उपलब्धता न केवल हमारी पहचान के लिए हानिकारक है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित कर सकती है। पहला प्रत्यक्ष परिणाम है थकावट। लगातार सभी के लिए उपलब्ध रहने से शरीर और मन दोनों पर बोझ पड़ता है। यह थकान खामोश होती है लेकिन गहरी होती है। कल्पना कीजिए कि आप हर समय उन रहने, हमेशा उपलब्ध रहने और हमेशा खुद को पेश करने में कितनी ऊर्जा खर्च करते हैं। यह आत्मविश्लेषण से एक पलायन बनाता है, क्योंकि जब हम दूसरों को खुश करने या उनकी सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम खुद को देखना और अपनी देखभाल करना बंद कर देते हैं। युंग का कहना था कि जब कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की व्यक्तिगतता की प्रक्रिया के प्रति समर्पित नहीं होता है, तो वह दूसरों की अपेक्षाओं में फंसा हुआ सा रहता है। इस विस्मरण की कीमत मानसिक ऊर्जा का क्षरण है। शरीर तनाव के लक्षणों, अनिद्रा और यहां तक कि बर्नआउट सिंड्रोम जैसी अधिक गंभीर समस्याओं के साथ प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। नहीं कहने की अक्षमता अक्सर अस्वीकृत या उपेक्षित होने के गहरे डर से जुड़ी होती है। यह डर, जिसकी जड़ें बचपन या दर्दनाक अनुभवों में हो सकती हैं, एक दुष्चक्र की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति स्वयं को दरकिनार करते हुए दूसरों को खुश करने में लगा रहता है। जुंग का मानना था कि बाहरी अपेक्षाओं के प्रति अत्यधिक समर्पण का जीवन आंतरिक पहचान का टकराव उत्पन्न करता है। व्यक्ति वास्तव में जो है उससे विच्छिन्न हो जाता है और अंततः चिंता में डूब जाता है।
जब हम अपनी ही सार और अपनी आवश्यकताओं को पहचानने में विफल रहते हैं तो अवसाद बेहोशी से मदद या मान्यता प्राप्त करने के प्रयास के रूप में प्रकट हो सकता है। दूसरों से दूर रहकर स्वयं को बेहतर ढंग से जानने के महत्व को अनदेखा करने से पहचान का नुकसान हो सकता है। स्व क्या है जब हमारे पास इसे प्रामाणिक रूप से विकसित करने की जगह नहीं है? अपनी कृति मेमोरीज, ड्रीम्स, रिफ्लेक्शंस मेजर युंग बताते हैं कि मौन और आत्मनिरीक्षण की अवधि व्यक्ति बनने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। जब हम दूर रहते हैं तो हम स्वयं को वह बनने की अनुमति देते हैं जो हम वास्तव में हैं, उन मुखौटों और छलावरण के बिना जो हम दूसरों को खुश करने के लिए पहनते हैं। पहचान का खोना रिश्तों में भी प्रकट हो सकता है। जब आप अपनी भावनाओं, इच्छाओं और सीमाओं पर विचार करने के लिए आवश्यक समय नहीं निकालते हैं तो आप बाहरी अपेक्षाओं के सागर में खोने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि आप कौन हैं और अपने जीवन से क्या चाहते हैं। अति उपलब्धता से उभरने वाले व्यवहार के प्रतिमान। अब हम कुछ ऐसे व्यवहार प्रतिमानों की पहचान करेंगे जो तब उभरते हैं जब हम अत्यधिक उपलब्ध होते हैं, अनुपस्थिति की अवधारणा को अनदेखा करते हैं। 1. सहनिर्भरता। सहनिर्भरता उन रिश्तों में सबसे आम गतिशीलता में से एक है जहां एक व्यक्ति लगातार दूसरे के लिए उपलब्ध रहता है। सहनिर्भरता एक निष्क्रिय व्यवहार को संदर्भित करती है जहां एक व्यक्ति खुद के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए भावनात्मक रूप से दूसरे पर निर्भर होता है। सहनिर्भर व्यक्ति को लगता है कि उसकी पहचान दूसरे से जुड़ी हुई है और इसलिए वह सीमाएं स्थापित करने में असमर्थ है। यह मित्रता, पारिवारिक संबंधों या विशेष रूप से प्रेम संबंधों में हो सकता है। सहनिर्भर व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि वह क्या चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि मान्य महसूस करने के लिए उसे दूसरे की स्वीकृति की आवश्यकता है। 2. सीमाओं का अभाव। व्यवहार का एक और प्रतिमान सीमाओं का अभाव है। जब हम नहीं कहना नहीं जानते तो हम बाहरी मांगों को अपनी मांगों के रूप में आत्मसात करने लगते हैं। यह व्यवहार निराशा और आक्रोश पैदा कर सकता है क्योंकि किसी बिंदु पर हम अभिभूत और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ महसूस करते हैं। सीमाओं की कमी से दुष्क्रियात्मक संबंध भी बनते हैं जहां संवाद विफल होता है और आपसी सम्मान कम हो जाता है। जब आप सीमाएं लागू करना नहीं जानते हैं तो आप खुद को पीछे रखते हैं और दूसरे आपकी उपलब्धता को मान लेने लगते हैं बिना उसे महत्व दिए। 3. निरंतर अनुमोदन की तलाश। दूसरों से अनुमोदन पाने की अथक खोज सीमाओं के अभाव का सीधा परिणाम है। युंग का कहना था कि जो व्यक्ति लगातार दूसरों के लिए खुद को बलिदान करता है वह प्रक्रिया में अपनी आत्मा को खो देता है। वह प्रामाणिक होना बंद कर देता है और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक मुखौटा बन जाता है। यह व्यवहार अत्यंत हानिकारक है क्योंकि व्यक्ति एक झूठी पहचान, एक सामाजिक स्व बनाना शुरू कर देता है जो खुश करने और स्वीकार किए जाने की इच्छा से आकार लेता है। अंततः व्यक्ति खुद को उस व्यक्ति से दूर पाता है जो वह वास्तव में है और इससे खालीपन और उद्देश्यहीनता की भावना पैदा हो सकती है। समाज पर प्रभाव। अनुपस्थिति सामाजिक गतिशीलता को कैसे प्रभावित करती है? जब व्यापक सामाजिक गतिशीलता की बात आती है तो अनुपस्थिति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि एक ओर निरंतर उपलब्धता को एक गुण के रूप में देखा जाता है तो दूसरी ओर यह शोषण की एक प्रणाली से जुड़ा हो सकता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां काम और सामाजिक संपर्क निरंतर उपलब्धता की मांग करते हैं। आधुनिक दुनिया अति कनेक्टिविटी, त्वरित प्रतिक्रिया और तत्काल ध्यान को महत्व देती है। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप सामूहिक थकान हुई है। तकनीक और संचार का जो लाभ होना था वह भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक अधिभार उत्पन्न कर रहा है। हर वक्त उपलब्ध रहने की संस्कृति लोगों की चिंतन करने और अपने अंतरतम से जुड़ने की क्षमता को कमजोर कर रही है। मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए जरूरी अनुपस्थिति का स्थान एक ऐसे समाज में अपवाद बन गया है जो किसी भी कीमत पर उत्पादकता को प्राथमिकता देता है। एक और महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव संबंधों की सतही प्रकृति है।
जब लोगों के पास अनुपस्थित रहने का समय नहीं होता है तो वे उथल्ले, गहराई रहित संबंधों में शामिल हो जाते हैं। बातचीत में प्रामाणिकता की कमी लोगों की भावनात्मक भलाई और उनके द्वारा बनाए गए संबंधों की गुणवत्ता दोनों को प्रभावित कर सकती है। युंग ने यह भी कहा कि स्वस्थ मानवीय संपर्क के लिए चिंतन और मानव अस्तित्व की जटिलताओं की पहचान के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। एक ऐसे समाज में जो निरंतर उपस्थिति को महत्व देता है, इस गहराई को अक्सर त्याग दिया जाता है। अब जब आप अपने जीवन में अनुपस्थिति की आवश्यकता को अनदेखा करने के परिणामों को समझ गए हैं, तो इस पर विचार करें, आप अपनी उपलब्धता से कैसे निपट रहे हैं। यदि आपने इन पैटर्नों को पहचाना है, तो अगले वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि अनुपस्थिति को स्वस्थ तरीके से कैसे एकीकृत किया जाए और व्यवहार के इन पैटर्नों को बदलना शुरू किया जाए। भाग 4 देखना न भूलें। और यदि आप इस परिवर्तन को शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस बारे में सोचने की जरूरत है। एकीकरण या अतिक्रमण के रास्ते, अनुपस्थिति से स्वस्थ तरीके से कैसे निपटें। अब जब हमने अनुपस्थिति की अवधारणा और इसके परिणामों का गहराई से पता लगा लिया है, तो अब इस बात पर ध्यान केंद्रित करने का समय है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। इस अनुपस्थिति को स्वस्थ और परिवर्तनकारी तरीके से अपने जीवन में कैसे एकीकृत किया जाए। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो आप शायद एक नए व्यवहार की ओर पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं, जो अधिक संतुलित, अधिक प्रामाणिक और सबसे बढ़कर अधिक वास्तविक है। आपके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। नहीं कहने का सरल कार्य। नहीं कहना मुक्तिदायक है। यह दूसरों को अस्वीकार करना नहीं है, बल्कि आपके अपने मूल्य और जरूरतों की पुष्टि है। युंग ने कहा कि सबसे मुश्किल काम खुद बनना है, और फिर भी यह व्यक्तित्व की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। दूसरों को नहीं कहना अक्सर खुद को हाँ कहना होता है। छोटे कदमों से शुरुआत करें। जब कोई आपसे कुछ मांगे और आप सहज या उपलब्ध महसूस न करें, तो बस नहीं कहें। देखें कि यह आपकी भावनाओं और आपकी भलाई को कैसे प्रभावित करता है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कितना मुक्तिदायक हो सकता है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया, युंग ने मौन के महत्व पर जोर दिया। हफ्तों के आध्यात्मिक अवकाश की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि आप न चाहें, लेकिन अपने दिन में प्रतिबिंब के छोटे क्षण बनाना बहुत फर्क ला सकता है। यह एक शांत पैदल यात्रा, सुबह 15 मिनट का ध्यान, या यहां तक कि अपने सेल फोन के बिना अकेले समय बिताना जितना सरल हो सकता है। ये क्षण आपके लिए स्वयं के साथ फिर से जुड़ने के लिए आवश्यक है। वे समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को खोजने के लिए समय निकालने का एक तरीका है। जैसा कि युंग ने सुझाव दिया, आत्मनिरीक्षण आपको अपने आप को गहराई से जानने की अनुमति देता है, और इसलिए आप अपनी सच्ची भावना के साथ अधिक संरेखित विकल्प बनाने में सक्षम होते हैं। स्वस्थ सीमाएं बनाना और बनाए रखना हमारे सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, खासकर एक ऐसे समाज में जो हमें हमेशा उपलब्ध रहने के लिए सिखाता है। अपनी जिंदगी के उन क्षेत्रों की पहचान करके शुरुआत करें जहां आपकी सीमाएं सबसे कमजोर हैं। क्या आपको काम पर नहीं कहने में कठिनाई होती है? व्यक्तिगत रिश्तों में इन क्षेत्रों की पहचान करना बदलावों को लागू करना शुरू करने का पहला कदम है। युंग ने वैयक्तिकरण की अवधारणा के बारे में बात की, जो हमारी मानस के विभिन्न पहलुओं को एकीकृत करने की प्रक्रिया है, ताकि हम अधिक प्रामाणिक बन सकें। इसमें अनिवार्य रूप से सीमाएं निर्धारित करना सीखना शामिल है, ताकि आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपका मानसिक स्वास्थ्य संरक्षित रहे। जुंग की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक है केंद्र की खोज, हमारी सबसे शुद्ध और सच्ची आत्मा। इसका मतलब है कि जब आप प्रतिबिंबित करने, फिर से ऊर्जा भरने के लिए दूर जाते हैं, तो आप महसूस करना शुरू करते हैं कि अंततः आप अपनी खुशी और संतुलन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। केंद्र पर लौटना अपनी आत्मा से, जो आप वास्तव में चाहते हैं और जरूरत है, उससे फिर से जुड़ना है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपसे क्या उम्मीद करते हैं। यह मायने रखता है कि आप खुद से क्या उम्मीद करते हैं। जब आप स्वस्थ तरीके से दूर रहना शुरू करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि खोने के बजाय आप जीतते हैं, स्पष्टता जीतते हैं, समय जीतते हैं, उद्देश्य जीतते हैं। अब जबकि हमने उपलब्ध रहने, हाँ कहने की यात्रा का पता लगा लिया है, ना कहने और अनुपस्थिति के रास्ते पर, मैं चाहता हूं कि आप खुद से पूछें, आप वास्तव में अपने जीवन के लिए क्या चाहते हैं। यह स्वार्थी या दूसरों के प्रति उदासीन होने के बारे में नहीं है। यह अपनी जरूरतों का सम्मान करने के बारे में है, ताकि आप दूसरों को अपने आप का एक स्वस्थ, अधिक प्रामाणिक और अधिक संतुलित संस्करण दे सकें। जब आप जानबूझकर अनुपस्थिति का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो आप न केवल खुद को मजबूत करते हैं, बल्कि आप गहरे और वास्तविक संबंध भी बनाते हैं जो आपकी लगातार उपलब्धता पर निर्भर नहीं करते हैं, ताकि आप मूल्यवान महसूस कर सकें। तो मेरा आपसे आग्रह है, अभी कार्रवाई करना शुरू करें। छोटी छोटी बदलावों से शुरुआत करें। मौन के क्षण, आत्मनिरीक्षण और स्वयं के प्रति सम्मान पैदा करें। अगर आपने इन अवधारणाओं को लागू करना शुरू कर दिया है तो टिप्पणियों में साझा करें कि आपका अनुभव कैसा रहा और आप अपने बारे में क्या खोज रहे हैं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होगी कि इस यात्रा ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया है। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं और गहन मनोविज्ञान, व्यक्तिगतता और आत्मज्ञान के बारे में अधिक परिवर्तनकारी सामग्री प्राप्त करना जारी रखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। अगले वीडियो को मिस न करें, जहां हम आपके व्यक्तिगत विकास के लिए अन्य गहन अवधारणाओं का पता लगाना जारी रखेंगे। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपने अपनी उपलब्धता से कैसे निपटा है? अधिक प्रामाणिकता से जीने के लिए आपको कौन सी सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता है? नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे अनुपस्थित रहने के महत्व के बारे में जानने की आवश्यकता है, ताकि वे स्वयं को फिर से पा सकें।